भारत में बाघों की गिनती हो रही है और इस सर्वे के जरिए दुनिया के सबसे खास शिकारी के भाग्य का फैसला होगा। पूरे देश में कई टीम्स बाघ की मौजूदगी से जुड़ी निशानियों को इकट्ठा कर रही हैं। लेकिन अब कागजों की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली है, जो डेटा को इकट्ठा करके डिजिटली सेंट्रल टाइगर कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर देते हैं। आशीष ने अभी बाघ के पंजे के निशान की तस्वीर ली है, तो हम जानते हैं कि इस इलाके में एक बाघ है, लेकिन सिर्फ तस्वीर ले लेने से ही बात नहीं बनेगी और इसीलिए यहाँ मदद करती है ये टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम यहाँ कुछ जरूरी जानकारियाँ डालेंगे। हम एक नई ट्रेल पर जा रहे हैं। मैंने इसे चुन लिया, लेकिन हम हैं कहाँ? मैंने उत्तराखंड राज्य को चुना है, ये चुन लिया। डिवीजन, हम राजाजी टाइगर रिजर्व में हैं, हो गया। अब रेंज, और ये है रबासान, ये हो गया। और अब हम बीट को चुनेंगे और हम चुन रहे हैं लूनी बीट को। अब इस बीट पर चल रहे हैं रेंजर। दिखने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें एक बाघ मिला है और हमें उसके पंजों के निशान नजर आए हैं। अब हमें बताना है कि ये निशान कितने पुराने हैं। ये पुराने नहीं हैं, ये निशान नए हैं। तो हमने चुना है वेरी फ्रेश, यानी बहुत ही ताज़ा। तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल दर्ज कर रहे हैं। अब ये सभी आंकड़े सेंट्रल डेटाबेस में जाने वाले हैं और आप जैसे लोग पूरे भारत में ही इस डेटा को जमा भी कर रहे हैं और हजारों फॉरेस्ट गार्ड इसी काम में जुटे हुए हैं और ये सारा डेटा सेंट्रल डेटाबेस में जा रहा है। ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो बस आप खड़े रहेंगे, आप पॉज नहीं दबाएंगे। अच्छा। तो जब जो हजारों वनकर्मी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उनके लिए ये सब सीखना जरूरी है। उत्तरी भारत के राजाजी नेशनल पार्क में काम कर रहे पुराने दौर के रघुवीर सिंह जैसे लोग फर्क महसूस कर रहे हैं। फर्जा काम नहीं, आप जो भी है वो यंत्र से ले रहे हैं, तो उसमें फर्जा काम भी क्या होगा। पहले तो ये है अंदाजे वो था, अब जो है अब इनसे काम हो रहा, तो अब बढ़िया काम हो रहा सब। अगला कदम है पूरे देश में उन इलाकों में कैमरा ट्रैप लगाना जहां शेरों के नजर आने से जुड़ी निशानियां दर्ज की गई हैं। इन ट्रैप्स से मिलने वाली तस्वीरें इस गिनती के लिए हर बाघ की अलग अलग पहचान कर सकती हैं। 28,000 से भी ज्यादा लोकेशंस चुनकर वहां कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन उन इलाकों के बारे में क्या कहेंगे जहां कैमरा ट्रैप्स नहीं लगाए गए? डॉक्टर विष्णु प्रिया शोधकर्ताओं की उस टीम की मुखिया है जो बाघों की मौजूदगी जानने के लिए जेनेटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करती है। तो हम मैदानी इलाकों से बाघों के मल के नमूने इकट्ठे करते हैं और उनके डीएनए के आधार पर ये देखते हैं कि कितने बाघ मौजूद हैं। बेशक बाघ को इंसानों से खतरा है, फिर भी ये बहुत ही लचीली प्रजाति साबित हुई है। ये भारत में अलग अलग जगहों पर रहने के हिसाब से ढल गया है। कुछ ऐसी जगहें जहां इंसानों के लिए रहना भी मुश्किल है। बाघों को ट्रैक करने की बात तो बहुत दूर की है। इस तरह के इलाकों में ज्यादा चुनौती भरा और क्या होगा। ये हैं सुंदरवन के कीचड़ वाले मैंग्रोव स्वॉम्प्स। शेरों के बारे में सोचते वक्त हमें लगता है कि वो जंगलों में होंगे। यहाँ उनके होने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर बाघ छोटे हैं, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त पानी में बीतता है। उनकी 9% खुराक मछलियाँ होती हैं, यानी ये हैं फिशिंग टाइगर। यहाँ मीठा पानी नहीं मिलता, तो इन बाघों को कीचड़ वाले खारे पानी पर जिंदा रहने के हिसाब से ढलना पड़ा। यहाँ खुराक भी कम है, तो बाघ ऐसी स्थितियों में जिंदा कैसे रह पाया? जरा सोचिए कि 300 किलो का एक बाघ अगर इन मैनग्रोव से चलता आता है तो वो घुटनों तक इनमें धंस जाएगा। लेकिन सुंदरवन के जो बाघ हैं वो बहुत ही शानदार जानवर हैं, क्योंकि वो 100-120 किलो के आसपास होते हैं। कुदरत ने इन्हें मैनग्रोव्स के लिए ही बनाया है। ये दलदल वाले इलाकों के हिसाब से ही ढले हैं, तो इन्हें शिकार भी कम ही चाहिए होता है। एक 100 किलो का बाघ एक चीतल या एक जंगली सुअर को आराम से मार गिरा सकता है। आज ऐसे बेहद माहिर बाघों की तादाद 100 से भी कम रह गई है। ये इलाके बहुत ही अलग तरह के हैं, इसलिए बाघों की निगरानी और इनकी सटीक गिनती का काम बहुत मुश्किल है। हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। ऐसी क्रीक्स को पार करते हुए अगर बाघ से आमना सामना हो तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देगा। बाघों की गिनती के नजरिए से ये दुनिया की सबसे मुश्किल जगह कही जा सकती है। सुंदरवन में इधर उधर आना जाना तो मुश्किल है ही, साथ ही यहाँ किसी बाघ के हमले की आशंका भी बराबर बनी रहती है और झटपट हमारे निकल भागने की संभावना भी बहुत सीमित है। बंदूक थामे ये गार्ड्स उन वैज्ञानिकों की हिफाजत करते हैं जो बाघ की इस जमीन पर कदम रखने की हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि ये बाघ आदमखोर होने के लिए बदनाम है।
इस दलदली इलाके में रहने वाले बाघ हर साल 30 से ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। तो हैरानी नहीं कि गार्ड्स भी डरे हुए हैं और कैमरे लगने के बाद फौरन यहाँ से निकलना चाहते हैं। सुंदरवन के इस दलदली इलाके से निकलने के बाद टीम मध्य भारत के कान्हा और पेंच के जंगलों की तरफ रवाना होती है। बाघों के लिए ये शायद ज्यादा जाना पहचाना इलाका है। कहते हैं कि इन्हीं जंगलों ने रडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने के लिए प्रेरित किया। और इन जंगलों में आकर ये कल्पना करना आसान हो जाता है कि शायद मोगली और उसके दोस्त यहीं कहीं छिपे होंगे और शायद शेर खान किसी भी मोड़ पर नजर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल कान्हा के इन जंगलों की बेताज मलिका है नीलम। ये बाघिन खूबसूरत भी है और जवान भी। नीलम ने अपने और अपने 4 बच्चों के लिए काफी बड़ा इलाका कब्जे में कर रखा है, लेकिन इसके लिए भी यहाँ जीना आसान नहीं है। इसके सबसे पहले पैदा हुए बच्चे इलाके को लेकर हुई आपसी झड़पों में मारे गए, तो दूसरी बार पैदा हुए इन बच्चों को लेकर ये कोई जोखिम नहीं उठा रही। इसने उन्हें सुरक्षित कहीं छिपा रखा है। लेकिन मुश्किलों का वक्त अब खत्म होने को है। जल्दी ही बच्चे खुद अपनी देखरेख करने लगेंगे और फिर आसपास अकेले घूमने लगेंगे। भारत के रिजर्व में बाघ को जो संरक्षण दिया गया है, उससे खतरे से घिरी और भी कई प्रजातियों को फायदा पहुंचा है। बारहसिंघा विलोपन के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन इसने कान्हा टाइगर रिजर्व में कमाल की वापसी की है। और ये बात सिर्फ सबसे दुर्लभ जीवों पर ही लागू नहीं। बाघ को जो संरक्षण हासिल हुआ है, उसके कारण और कई प्रजातियां भी फल फूल रही हैं। मौजूदा गिनती के दौरान रिजर्व में मौजूद कुछ दूसरे बड़े शिकारियों और घास खाने वाले जानवरों की भी गिनती हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बाघ के लिए ही बना हुआ है। वार्डन्स ने बाघों की आबादी को कायम रखने के लिए उन्हें सिर्फ गैर कानूनी शिकारियों से बचाने का तरीका ही नहीं अपनाया है। मध्य भारत के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पार्क रेंजरों के सामने एक मुश्किल काम है बाघ के 2 छोड़े गए बच्चों को बचाना। फॉरेस्ट गार्ड्स को जब ये मिले थे तो मुश्किल से 10 दिन के थे। ये भटक गए थे और लाचार थे। सर्दियों का वक्त था और बच्चे कुछ ही घंटों में ठंड और खुले में रहने की वजह से मर सकते थे। योगेंद्र सिंह नाम के वार्डन ने इन दोनों बच्चों की परवरिश की चुनौती स्वीकार की। इन्होंने इनको नाम दिया बांधव और बांधवी और अपने बच्चों की तरह इनका ध्यान रखा। ये इन्हें हर कुछ घंटों बाद दूध पिलाते हैं। इनका पहला लक्ष्य है इन्हें 180 दिन तक सही सलामत रखना। इनकी देखरेख के अच्छे नतीजे इन बच्चों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कोई जोखिम नहीं उठा सकते। बच्चे अब भी खतरे से घिरे हुए हैं। पूरी दुनिया में ही बाघ का भाग्य अधर में लटका हुआ है। कभी बाघ 30 देशों में पाया जाता था, लेकिन अब इनका 93% इलाका छिन चुका है और बाकी बचा पर्यावास भी बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। अफसोस की बात है कि बाघ कंबोडिया से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। लाओ और वियतनाम में भी ये करीब करीब खत्म हो चुके हैं और ये विलुप्त होने वाले हैं चाइना में, और ऐसा सिर्फ पिछले 2 दशक में हुआ। और तो और एक नया संकट उभर कर सबके सामने आ रहा है, जहां मलेशिया में वियतनामी शिकारी और तस्कर बाघों को मार रहे हैं, और साथ ही म्यांमार में भी बाघों की आबादी बहुत कम हो गई है। बाघ संरक्षित इलाकों के छोटे हिस्सों में ही सिमटता जा रहा है। भारत में तेजी से बढ़ते शहर और इंसानी आबादियां इन पार्क्स को चारों तरफ से घेर कर उन रास्तों को बंद कर चुकी है जिनके जरिए कभी अलग अलग इलाकों के बाघ आपस में जुड़े हुए थे। और जो बाघ इन सुरक्षित इलाकों को पार करने का जोखिम उठाते हैं, उनके सामने गांव वालों से उलझने का खतरा रहता है। बाघ जैसे जैसे अपने इलाकों से नए इलाकों को ढूंढते हुए बाहर आते हैं, उनका सामना इंसानी बस्तियों से होने लगता है। समस्या तभी खड़ी होती है, इंसान और बाघ के झगड़े होने लगते हैं। फिलहाल यही सबसे बड़ी चुनौती है, और जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ेगी ये और भी गंभीर होती जाएगी।
बाघ के भविष्य के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, गैर कानूनी शिकार और सिकुड़ता पर्यावास। पिछले 4 साल में भारतीय बाघों ने इसका सामना कैसे किया? टेक्नोलॉजी, कैमरा ट्रैप्स के इस्तेमाल और निगरानी से संरक्षण जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन बाघ से बनने वाली चीज़ों की जो मांग है वो देश के बाहर से आती है। अभी तक भारत में चल रही बाघ की राष्ट्रीय गिनती के नतीजे निराशाजनक रहे। ज्यादातर परिणाम अभी आने हैं तो इसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। भारत में बाघों की गिनती की जा रही है ताकि पता चल सके कि इन्हें बचाने की कोशिशें कामयाब रहीं या नहीं। लेकिन एक पार्क ऐसा है जो इस रुख को मोड़ सकता है। ये है हिमालय की तलहटी में बसा के पार करने वाला इलाका इसका है। नीलम की ही तरह ये माँ भी दुख झेलती रही है। 2 दिन पहले ही इसका इकलौता बेटा एक वयस्क नर के साथ हुई लड़ाई में मारा गया। बच्चा सिर्फ 1 साल का था और इस इलाके के वयस्क नर को शायद वो अपने लिए खतरा नजर आया। माँ के लिए ये दोहरा झटका है। इसने दूसरी बार बिल्कुल एक ही अंदाज में अपने बच्चे को गंवाया है। बाघों में माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और शायद ये इस नुकसान को बहुत गहराई से महसूस कर रही है। परवाली ने बेशक अपना बच्चा गंवा दिया है, लेकिन फिर भी इसे जिंदा रहने के लिए शिकार तो करना ही होगा। इसे नदी के दूसरी ओर संभर का एक परिवार नजर आता है और बस ये शिकार करने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक ऊद बिलाव का एक परिवार वहां तैरते हुए पहुंचता है। ये बाघिन को देखने को उत्सुक है और पानी में झुकते उठते रहते हैं। कुछ तो किनारे पर भी चले जाते हैं। इनकी शोर भरी आवाज से हिरण चौकन्ना हो जाता है। और एक बार बाघिन दिख जाए तो खेल खत्म। बाघिन जानती है कि हिरण अब आसानी से भाग जाएगा क्योंकि ये उसे चौंका नहीं पाए। बाघ घात लगाकर शिकार करने वाले जीव हैं। खुद को छिपाना और धीरज रखना शिकार में इनकी कामयाबी से जुड़ी 2 मुख्य बातें हैं। कोई बाघ खुद को घास में छिपाए रखकर तब तक शिकार का पीछा करता है जब तक ये हमला करने जितनी दूर नहीं पहुंच जाए। ये काफी तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन कुछ ही दूरी तक। किसी बाघ को शिकार की 15 से 19 नाकाम कोशिशों के बाद ही खुराक हासिल होती है। परवाली के बच्चों के मरने की वजह से कॉर्बेट में बाघों की तादाद पर असर पड़ेगा। हकीकत ये है कि हर साल बड़ी उम्र के बाघों से लड़ते हुए कम उम्र के काफी नर मर जाते हैं। यहाँ वाकई जंगल का कानून चलता है। कॉर्बेट और भारत के दूसरे ज्यादातर टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के पहले 2 चरण पूरे हो चुके हैं। बाघ जब इन खास जगहों पर लगाए गए कैमरों के सामने से गुजरते हैं तो दिन रात उनकी हजारों तस्वीरें कैद होती रहती हैं। लेकिन ये कैमरे सिर्फ बाघों की तस्वीरें ही नहीं खींच रहे, दूसरे जानवरों की तस्वीरें भी खींची गई हैं। कुछ की तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं, जैसे कि हमारे संरक्षणवादी मार्टिन ने पाया। बंदरों के एक झुंड ने इन कैमरों के साथ शरारत की है और कैमरे में इनकी सैकड़ों सेल्फीज मौजूद हैं। शायद 100 से भी ज्यादा। हाँ, 100 से ज्यादा। यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए तस्वीरें संभालना मुश्किल होगा। सेंट्रल टाइगर सेल को 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ ही मिनटों में अलग अलग प्रजातियों की तस्वीरों को छांट सकता है। बाघों की 30,000 से ज्यादा तस्वीरें अलग की गई हैं। लेकिन इतनी सारी तस्वीरों में से अलग अलग बाघों की पहचान कैसे की जाए? बाघों की धारियां इंसानों के फिंगरप्रिंट्स जैसी होती हैं। किसी भी बाघ की धारियों का पैटर्न आपस में मेल नहीं खाता। गिनती करने वाली टीम खास तौर पर डिजाइन किए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है जो धारियों से बाघों की पहचान कर सकता है। तो एक प्रोग्राम है एक्सट्रैक्ट कंपेयर नाम से, जिसे हम फिलहाल बाघों की धारियों की पहचान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इसमें होता ये है कि किसी बाघ की तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को चुन लेते हैं, जैसे कि शोल्डर, हिप, मिड शोल्डर और उसकी टेल, और फिर ये बाघ पर एक 3D मॉडल फिट कर देता है जो किसी जाली जैसा होता है। तो इससे ली गई तस्वीर के अलग अलग कोण नजर आने लगते हैं। तो ये धारियों की पहचान एकदम सटीक ढंग से करता है, और बेशक बाघ का साइड पोज ही क्यों ना हो, फिर भी ये आसानी से बता सकता है कि ये वही वाला बाघ है। ये बिल्कुल बता सकता है। टीम को अब बाघों की कुल गिनती का अंदाजा होना शुरू हो गया है। काउंटिंग हेडक्वार्टर्स में तनाव महसूस किया जा सकता है। काजीरंगा पार्क के घास के मैदानों से नतीजे आ गए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरह साइज में उससे छोटे काजीरंगा में भी बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। कहीं इसीलिए तो उनकी संख्या बढ़ने रुक नहीं गई। अब वक्त है ये जानने का कि यहाँ बाघों की आबादी के साथ आखिर क्या हुआ। डॉक्टर झाला आंकड़ों को सबको बताने से पहले बार बार उनकी जांच करते हैं। हमारे पास करीब 135 बाघ हैं जिनकी तस्वीरें हैं। 135 बाघ? जी हाँ, 135। और अच्छा। पिछले साल ये करीब 100 थे। और काजीरंगा जैसे छोटे से इलाके में ये तो इनकी छोटा इलाका तादाद है। बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। पर ये हो कैसे सकता है? इतना घना बसा होने के बावजूद इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? देखिए, ये फ्लड प्लेन्स हैं। यहाँ बहुत अच्छी कछारी मिट्टी है जो काफी उपजाऊ है, और घास के मैदान हैं, इसलिए ढेर सारे शिकार यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा खाना है। काफी ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके पास खाना है तो वो बहुत जल्दी अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। देखिए, बाघों को चाहिए खाना और संरक्षण। अच्छा। आज की दुनिया में संरक्षण पहले। अगर उनकी हिफाजत की जाए और उन्हें खाना दिया जाए तो वो आराम से पनप जाएंगे। वो फिर पनप जाएंगे। हाँ। बाघों की संख्या में कमी का कारण उनका अंधाधुंध शिकार है। हाँ, यही सही नहीं, कहा। पूरी दुनिया में। जंगली जानवरों के लिए ये इलाके वाकई उपजाऊ हैं, लेकिन यहाँ गार्ड्स ने भी अपनी भूमिका अदा की है। जबरदस्त पहरेदारी और 24 घंटे निगरानी की वजह से शिकारी यहाँ भटक नहीं पाए हैं। लेकिन अब अहम सवाल है ये, उन बड़े पार्क्स में बाघों की संख्या ज्यादा कैसे रही जहाँ उनकी हिफाजत करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। भारत में कई तरह के वन्य जीव रहते हैं, लेकिन बाघ से ज्यादा खास और कोई नहीं। भारत में बाघों की गिनती हो रही है ताकि देश ये जान सके कि उन्हें बचाने की कोशिशें कामयाब हुई या नहीं। उत्तरी भारत में मौजूद विशाल राजाजी नेशनल पार्क एक नई पहल कर रहा है, जिसके जरिए बाघों की तादाद बढ़ाने में कामयाबी मिल सकती है। ये पार्क घनी इंसानी आबादी से घिरा हुआ है और 2 हिस्सों में बट गया है। दोनों ही हिस्से एक दूसरे से कटे हुए हैं। इंसान की बनाई सड़कें, नहरें और एक व्यस्त रेलवे लाइन कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं है, और इस वजह से बाघों की एक बड़ी आबादी एक तरफ सिमट गई है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 2 अकेली मादाएं ही हैं। तो ये जो है, ये राजा जी के पूर्वी हिस्से के बाघों की सीमा है, और नदी पार करते ही पश्चिमी हिस्सा शुरू हो जाता है जहाँ सिर्फ 2 ही बाघ हैं। देखिए, बाघ नदी पार करके दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर है। वहाँ 2 मादाएं पिछले 12 साल से फंसी हुई हैं। कोई नर अभी तक वहाँ गए ही नहीं है। यानी वहाँ 2 बाघिन अलग थलग पड़ गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उस सामने वाले जंगल में। देखिए, सबसे अच्छा विकल्प है कि कुछ बाघ लाए जाएं, या तो यहाँ से या कॉर्बेट से, और उन्हें पश्चिमी इलाके में छोड़ा जाए। ये प्रयोग बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। भारत अगर अपने बाघों को बचाकर उनकी तादाद बढ़ाना चाहता है तो उसे उनके लिए ज्यादा जगह भी बचानी होगी। बाघ की आबादियों को नए इलाकों में बसाना इस जीव के भविष्य के लिहाज से बहुत अहम होगा। इससे पहले कि किसी नर बाघ को इस पार्क में लाया जा सके, पहले से ही यहाँ मौजूद 2 बाघिनों को रेडियो ट्रैकर्स लगाने होंगे ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। 3 दिन पुरानी है। सबसे पहले इन्हें बाघिनों को ढूंढना होगा ताकि उन्हें बेहोश किया जा सके, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। घने जंगलों और पहाड़ी इलाके की वजह से ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। टीम एक ट्री हाउस में बैठकर रात की निगरानी करेगी। हरकत हो रही है ना कुछ। दोनों में से कोई भी बाघिन नजर नहीं आ रही। दिन में और लोगों को बुला लिया जाता है। वैज्ञानिकों की एक टीम भी फॉरेस्ट स्टाफ से आ मिलती है। डॉक्टर अदिति एक सीनियर वेट हैं जो बाघिनों को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए अपनी डार्ट गन तैयार कर रही हैं, और टीम्स हाथियों पर बैठकर उस तरफ रवाना हो जाती हैं जहां बाघिन को आखिरी बार देखा गया था।
कई घंटों की ट्रैकिंग उत्तर भारत के देहरादून में मौजूद काउंटिंग हेडक्वार्टर्स में टीम को पूरे देश से डेटा मिलना जारी रहता है। शुरुआती नतीजे काफी निराशाजनक रहे। कुछ छोटे पार्क्स में बाघों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है, लेकिन वो उम्मीद जगाने वाली नहीं है। अब विशाल जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से नतीजे आने हैं। मौजूदा गिनती का ये सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। पिछली गिनती में जिम कॉर्बेट में 215 बाघ मिले थे, जो भारत के किसी भी एक पार्क में मिलने वाली बाघों की सबसे बड़ी संख्या है। तो पिछले 4 सालों में इस रिजर्व का काम कैसा रहा, अब यही जानने का वक्त है। ये तो बहुत अच्छा है, वाह। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही है। भारत के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय रिजर्व में बाघों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और सिर्फ यही कामयाबी नहीं मिली, सुंदरवन के बेहद खास बाघों की तादाद में भी पिछली गिनती के मुकाबले काफी बढ़ोतरी नजर आई है। सभी टाइगर रिजर्व्स के आंकड़े बराबर आ रहे हैं और ये जानकर इन सबको बहुत राहत मिलती है कि नतीजे बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। कुछ छोटे टाइगर रिजर्व्स में बाघों की संख्या कम हुई है और ये चिंता की बात है, लेकिन कुल मिलाकर बाघों की आबादी में बढ़ोतरी ज्यादा हुई है और कमी कम। अब ये बताइए कि हुआ क्या है? ये तो जाहिर है, इनकी आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ी है? उम्मीद नहीं थी, लेकिन वाकई ऐसा हुआ है। मुझे लगता है ये बढ़ोतरी उन इलाकों में हुई है जहां बाघों की संख्या पहले से ही ज्यादा थी। हमारे लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें लगा था कि इनकी क्षमता वहाँ और नहीं भर चुके हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही कई और इलाके हैं जहाँ इनकी तादाद बढ़ी है। अच्छा। जैसे काजीरंगा, वहाँ बाघों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मध्य भारत को लीजिए, यहाँ बाघ बढ़े हैं, और दक्षिण भारत में भी। क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन ये तो मुमकिन हो गया। बिल्कुल मुझे तो लगता था कि यहाँ पर बाघों की संख्या और नहीं बढ़ सकती, लेकिन बाघों ने कोई रास्ता ढूंढ लिया है। इस बढ़ोतरी ने एक बार फिर बाघ के लचीलेपन को दर्शा दिया है, लेकिन साथ ही इसने बाघों को बचाने की कोशिशें और गैर कानूनी शिकार को रोकने के प्रभावीपन को भी साबित किया। इस जीव के सामने बेशक बहुत सी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि यहाँ भारत में बाघ शान से जिंदा रहेगा। तो अब मैं खुशी खुशी घर लौट सकता हूँ।